तो नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की उस यूनिट के बारे में जिस यूनिट के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं और हमें लगता है कि हम ये क्वेश्चन सोल्व आसानी से कर लेते हैं। लेकिन इस यूनिट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हम लगभग 50% क्वेश्चंस को जो है वो गलत करके आते हैं। 50% क्वेश्चन गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस यूनिट को पढ़ने पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, हम टॉपिक देखते हैं कि क्या नाम है, जाति, हाँ जाति के बारे में तो जानते हैं, जनजाति, जनजातीय राजनीति के बारे में भी जानते हैं। तो हम सीधे सीधे ये सोच लेते कि जाति, दलित, जनजातीय, भाषा, क्षेत्र, रिलीजन, वीमन, लैंग्वेज, ये सब टॉपिक जो हैं हम सब आसानी से सोल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो है दिक्कत में रहते हैं इस यूनिट को करते हुए। तो इस यूनिट को जो है, जिस यूनिट का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यूनिट नंबर 8, ये 8वीं यूनिट है हमारी। तो इस यूनिट को जो है हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक जो हैं वो हम अपनी क्लास में कर चुके हैं और इसका जो ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम लेकर आ रहे हैं इन टॉपिक्स को, जाति जिसके साथ दलित जुड़ा हुआ है, जनजातीय राजनीति और भारत में आंदोलन, यानी कि जाति, दलित और जनजातीय राजनीति के बारे में हम जो है अब डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, भारत में जो जाति है, जब हम जाति की बात करते हैं तो जाति आधारित जो भी राजनीति होती है वो किसके साथ जुड़ी हुई होती है? पहचान की राजनीति के साथ में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ में। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग के आधार पे जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर के राजनीति में सक्रिय हो, उसे कहते हैं पहचान की राजनीति। जैसे कि जाति है, जाति बहुत सारी है, तो अपनी जाति को लेकर के सक्रिय होता है। ठीक है, मेरी कोई भी जाति हो सकती है, आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है। तो अपनी जाति के आधार पर जब राजनीति को देखता है तो इसका मतलब है कि ये पहचान की राजनीति हो रही है। वीमन्स हैं, वीमन्स भी इसी कैटेगरी में आएंगी। किसी का कल्चर है, संस्कृति है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, ये सब जो चीज़ें हैं, या फिर लिंग, जैसे जेंडर की हम बात करते हैं, ये सब जो चीज़ें आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है पहचान की राजनीति में आती हैं कि हम अपनी पहचान दिखाना चाहते हैं, उससे एक पहचान बनती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम उसको पहचान की राजनीति में इंक्लूड करते हैं, जाति आधारित राजनीति को। तो जाति आधारित जितनी भी राजनीति होगी वो सारी की सारी जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जरिए चलेगी, यानी कि पहचान की राजनीति जो है उसको हम कह सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। भारत में अपना वोटर जो है, भारत का जो वोटर है वो अपनी वोट कास्ट नहीं करता, यानी कि अपनी वोट को जो है वो डालता नहीं है, ठीक, बल्कि अपनी कास्ट को वोट करते हैं। यानी कि ये बात है कि हम अपना वोट डालने नहीं जाते हैं, हम अपनी कास्ट को वोट डालने जाते हैं, ऐसा माना जाता है भारत के अंदर। ठीक है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी समाज है, अगर उसकी हम पॉलिटिकल प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो उसकी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, तो उसकी पॉलिटिकल या उस सोसाइटी की जो पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी जो उस सोसाइटी का नेचर है उससे हमेशा ही प्रभावित रहेगी कि सोसाइटी का नेचर क्या क्या बिहेवियर है उसका, उससे प्रभावित होती है। एक थिंकर हैं क्रिस्टोफर जेफरलो। क्रिस्टोफर जेफरलो क्रिस्टोफर जेफरलो कहते हैं कि जाति भारतीय राजनीति की मोजेक नाम बोलते हैं उसको, ये मोजेक है, भारतीय राजनीति की मोजेक है, यानी कि भारतीय राजनीति का आधार है।
ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर की एक प्रमुख विशेषता जो है वो जाति है। तो जाति व्यवस्था की सही उत्पत्ति का पता लगाना ये बड़ा मुश्किल काम है कि हम ये कहें कि जो जाति व्यवस्था है, जो जातीय सिस्टम है, कास्ट सिस्टम जो है, उसकी कैसे कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे उद्भव हुआ, कैसे जन्म हुआ है, उसका पता लगा पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने अलग तरीके से ओरिजिन बताया है, वेदों से अलग ओरिजिन पता चलता है। फिर हम बात करें ज्योतिबा फूले की तो वो अलग तरीके से ओरिजिन बताते हैं। महात्मा गांधी से पूछेंगे तो वो अलग तरीके से ओरिजिन बताएंगे जाति का। आप कबीर से पूछेंगे तो कबीर अलग तरीके से ओरिजिन की बात करेंगे कि अलग किस तरीके से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर इंडो आर्यन संस्कृति के इतिहास में इसका पहला उल्लेख हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इंडो आर्यन जो कल्चर है उसकी हिस्ट्री में, उसके इतिहास में, उसके अतीत में जाकर के देखते हैं तो हमें जाति के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है कि वहाँ से जाति आई है। कैसे आई है, कैसे उत्पन्न हुई है, इसके ऊपर संदेह है, ये पता नहीं। अलग अलग हिस्टोरियन ने, ठीक है, श्री राम शरण जो है वो अलग तरीके से बताते हैं, उनका इकोनॉमिक बेस बताते हैं कि इकोनॉमी कमज़ोर हो गई। ठीक है, रोमिला थापर अलग बेस बताती हैं, उसी तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अलग बेस बताते हैं। तो यही है कि अलग अलग तरीके से जो है वो अलग अलग बातें हैं। तो हम जो है ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर थिंग है कि यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, कुछ विद्वान हैं, कुछ थिंकर हैं, विचारक हैं, उनकी बातों को देखते हैं वो क्या कहते हैं जाति के बारे में, उनके विचार क्या कहते हैं। ठीक है, एम एन श्रीनिवासन की बात को देखते हैं। एम एन श्रीनिवासन भारत में कास्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है। ये कहते हैं जाति बहुत मौन है। ठीक है, टेसिटली है जाति, टेसिटली है, बहुत मौन है, इसलिए पूरी तरह से सभी द्वारा स्वीकार की जाती है। ठीक है, और उनके द्वारा भी जो उसकी निंदा करते हैं सबसे मुखर हैं कि यह हर जगह सामाजिक कृत्यों की एक इकाई है। एम एन श्रीनिवासन कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मौन है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ये बिल्कुल अंदर तक पहुंची हुई चीज़ है। ठीक है, सोसाइटी में इसको एक भी व्यक्ति इग्नोर नहीं करता, हर एक व्यक्ति इसको अपनाता है। वो व्यक्ति भी जो इसकी निंदा मुखर तौर पे करते हैं, मुखर तौर पे करने का मतलब है कि बहुत ही रेडिकल तौर पे इसकी आलोचना करते हैं, इसके खिलाफ होते हैं जाति के, वो भी इसको पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं कि हाँ जाति है। ठीक है, तो सामाजिक, इसको हम ये कह सकते हैं यूनिटी ऑफ सोशल एक्शन, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो है सामाजिक कृत्य जो हम करते हैं उनका एक कलेक्टिव एक्शन है। ये यूनिटी है, सामाजिक कृत्यों की एक इकाई, यानी कि समाज में किए जाने वाले कामों की एक यूनिट है ये, यूनिटी ऑफ सोशल सेक्शन, यूनिट ऑफ सोशल सेक्शन। इसी के आधार पे जो है सोसाइटी में निर्णय होते हैं, इसी के आधार पे सोसाइटी में बिहेवियर होता है लोगों का, इसी के आधार पे लोगों में कम्युनिकेशन होता है, रिलेशन होता है, इस तरीके से। तो यह राजनीति। इसके बाद है जो, इसके बाद बात करते हैं रजनी कोठारी की। ये जो कोटेशन आ रही है ये पेपर में आती है, यही आप याद रखेंगे ना कि ये इस तरीके की बात कौन बोल रहा है, एम एन श्रीनिवासन, आपको याद रखनी पड़ेगी। रजनी कोठारी क्या कहते हैं, यह राजनीति नहीं है जो जाति से प्रशस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इनकी, ये पेपर में कई बार आई है, आप देख के भौचक्के हो जाते होंगे कि ये बात किसने कही थी। रजनी कोठारी की किताब है कास्ट इन इंडिया। ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स है ये पूरी, अगर आप किताब देखेंगे तो ये कास्ट पॉलिटिक्स हो जाएगा, कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये किताब है इनकी। ठीक है, एक किताब इनकी वो भी है पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2000
19 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक पूरा पैराग्राफ आया था, 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे उस पैराग्राफ में। तो उस 3 क्वेश्चन वो पूरा पूरा पैराग्राफ जो है वो इस किताब से लिया गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने ये किताब पूरी पढ़ी हुई है और उस टाइम पे मैंने रिसेंटली बिल्कुल नई नई ये किताब पढ़ी थी। ठीक है, तो आप जो है इसको ज़रूर, इस किताब को मैं भी कहूँगा आपको ये किताब बहुत ज़रूरी है पढ़नी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। ठीक है, लाइब्रेरी से निकलवाइए या अपने आप मंगवाइए कहीं से भी, बहुत शानदार किताब है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये भारत की राजनीति को समझाने में बहुत मदद करती है। आप देखेंगे कि भारत की राजनीति जो है वो इसी किताब के अराउंड घूमती रहती है। जितने भी थिंकर हैं, लिखते हैं, वो पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी की जो किताब है, ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये भी रजनी कोठारी की किताब है। तो ये दोनों किताबों के अराउंड इर्द गिर्द जो है हमारे देश की राजनीति घूमती दिखाई देगी आपको कि हाँ, रजनी कोठारी ठीक बोल रहे हैं। 1968 में किताब आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि राजनीति जाति से प्रभावित नहीं है। हम कहें कि भारत में जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स होती है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जातियों का राजनीतिकरण हुआ है, जातियां राजनीति के अंदर इन्वॉल्व हुई है। इसका मतलब ये है, यानी कि जाति का राजनीतिकरण, पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जातियां खुद में राजनीति हैं। इसका मतलब भाई ये जातियां खुद में राजनीति करती हैं। राजनीति जातिवाद नहीं कर रही, इनका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि जातियां राजनीति कर रही है, ये कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए रजनी कोठारी की एक और कोटेशन है। राजनीति एक प्रतिस्पर्धी उद्यम, कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज है। कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज, ध्यान देना इस बात के ऊपर। इसका उद्देश्य कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति का अधिग्रहण है और इसकी प्रक्रिया मौजूदा और उभरती हुई निष्ठाओं को पहचानने और उनमें बदलाव करने के लिए है, ताकि लामबंदी की जा सके। देखिए ये बात समझने की है। एक प्रतिस्पर्धी उद्यम यानी कि कंपटीशन है जातियों के बीच में, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंटरप्राइज है जाति। किस काम के लिए? कंपटीशन के लिए। क्यों कर रहे हैं? कोई उद्देश्य होता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति का अधिग्रहण करना। शक्ति का मतलब कि पॉलिटिकल पावर को अचीव करना, उनका लक्ष्य होता है ये, पॉलिटिकल पावर अचीव करना। इसलिए जातियों का मोबिलाइजेशन हो जाता है, इसलिए उनका ध्रुवीकरण हो जाता है, इसलिए वो ये सोच के वोट करते कि अपने व्यक्ति को वोट करें। इनकी प्रक्रिया मौजूदा और उभरती निष्ठाओं को पहचानने और उन्हें बदलाव करने के लिए है। तो इनकी प्रक्रिया क्या होती है? ये देखते हैं, माहौल देखती हैं जातियाँ कि अब क्या है, कहाँ पे वोट करना है, ठीक है। और यहीं से जो है वो लामबंदी की जा सकती है कि हम अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। आप कभी भी देखेंगे पॉलिटिक्स के अंदर जातियाँ देख करके सीट दी जा रही है, देश की टिकट जो दी जाती है वो जाति देख के दी जाती है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या यहाँ पे कहाँ पे किसको वोट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो पावर हासिल करने के लिए ये रजनी कोठारी कह रहे हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जाति को भारत के सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि नैतिक पतन के मुख्य स्रोत के रूप में देखा जाता है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जाति ने जो है भारत के अंदर सोशल, पॉलिटिकल और जो मोरल डिक्लाइन है वो इसके कारण हुआ है, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ इंडियन सोशो पॉलिटिकल एंड मोरल, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत में सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक पतन जो हुआ है वो जाति के कारण हुआ है, ठीक है। ये सोर्स है उसका। इसके बाद चलते हैं जाति। इसके बाद रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की कोटेशन है। ये क्या कहते हैं? जाति ने जाति संघों नामक संरचनाओं के रूप में भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के लिए संचार, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के लिए आधार प्रदान किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी इनकी बात हम गलत नहीं कह रहे हैं कि कोई भी बात कह रहा है वो बहुत बड़ी रिसर्च करके कह रहा है। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो है वो क्या कहते हैं? देखो, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो हैं ये कह रहे हैं इस बात को कि जाति ने जातीय संघों यानी कि जाति के इंस्टीट्यूशन, जाति के संगठन, उन संरचनाओं को पॉलिटिक्स में आने के लिए मजबूर किया। अब वो पॉलिटिक्स में आए, तो पॉलिटिक्स में आने के बाद जो है राजनीतिक लोकतंत्र यानी ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर जाति ने एक प्रतिनिधित्व, एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करने का काम किया है,
एक लीडरशिप देने का काम किया है। इससे क्या है, ये कहते हैं कि इससे डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। यानी कि लोगों ने समझा 1970s के बाद में, थोड़ा सा बताता हूँ बैकग्राउंड। 1970s तक जो है जाति को सीरियस नहीं लिया जाता था भारत की राजनीति में। लेकिन 1970s में क्या हुआ कि जब भी पता चला लोगों को कि जाति तो बहुत बड़ा हथियार है, अपने कैंडिडेट को उतारो, अपने पक्ष में कर लो अपने सारे वोट। अब एक जाति के वोट ज़्यादा हो तो उसका कैंडिडेट पक्का जीतेगा। यही काम किया जातियों ने, और यही कारण है 1970s के बाद में आप देखिए भारत में जितनी भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो उभरी है, और कास्ट बेस्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी उभर करके 70s के बाद में आती हैं। भामसेफ, बसपा, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां उभरी हैं, रीजनल पार्टियां उस समय के लिए उभरी हैं। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो 70s के बाद की है। तो इसीलिए इसने कहा है कि पहले क्या था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि विविधताएं होनी चाहिए, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया अपनी अपनी जाति को देख करके कि हाँ मेरी जाति के लोग हैं, मैं आ जाता हूँ, मुझे वोट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात है। रुडोल्फ जाति संघ को पैरा कम्युनिटी कहते हैं, ये याद रख लेना है। जाति को पैरा कम्युनिटी किसने कहा है? रुडोल्फ ने। इसके बाद है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो है जाति और राजनीति के बीच संबंध की व्याख्या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विभेदक नामक 3 प्रकार की राजनीतिक गतिशीलता के साथ करते हैं। देखो ये कहता है कि जाति जो है, जाति के बीच रिलेशन कैसा है? ऊर्ध्वाधर। देखो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है, ऐसे चलती है ऊपर की तरफ, ऐसे होता है ये वर्टिकल। एक्सट्रीज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे होता है, यानी कि ऐसे ये होता है, ठीक है। विभेदक होता है आपस में तोड़ने वाला। 3 प्रकार की राजनीतिक गतिशीलता के बारे में कहता है कि ये एक तो ऐसे चलती है, एक ऐसे चलती है, और एक आपस में ऊपर नीचे ऐसे होके भी चलती है, ठीक है, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो विभेदक के नाम से भी कर रहे हैं बात इस, ठीक है। इसके रिलेशन बता रहा है, राजनीति के बीच रिलेशन ऐसे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये अपने की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो हैं ये पावर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, पावर की तरफ, ठीक है। तो ये बात करेंगे पावर की तरफ बढ़ने की, ऊपर की तरफ। इसका रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, रुडोल्फ और एच.एस. रुडोल्फ दोनों एक ही हैं। ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ आपको लगा क्यों कह रहे हैं, 2 बार रुडोल्फ क्यों कह रहे हैं? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। आपको, मुझे लगता है ये किताब सर्च करके देखना चाहिए, इसका रिव्यू पढ़ना चाहिए इस किताब का। मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन में ये विचार रखा गया कि भारत में जाति की राजनीति ने जाति के बीच के अंतर को कम कर दिया है। इसने कहा कि भारत में जाति की राजनीति ने जाति के बीच के अंतर को कम कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्यों कही है ये इनको ही पता होगी, ठीक है, हमें तो नहीं पता। भारत में जाति की राजनीति ने जाति के बीच के अंतर को कम कर दिया है, विभिन्न जातियों के सदस्यों में राजनीतिक समानता ला दी है, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया है कि सभी ने जो है पार्टिसिपेशन करना शुरू किया है। तो पार्टिसिपेट करने से क्या है कि उनको जो है मजबूती मिली है, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी और सोशल भी, इस तरीके से मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन में। तो यही बात ये कह रहे हैं कि जाति की राजनीति ने जाति के बीच में अंतर कम कर दिया, ठीक है। जाति के बीच में अंतर क्यों कर दिया कि हर किसी को वोट चाहिए होता है, तो वोट लेने के लिए दूसरी जाति के बीच जाना पड़ता है, उनसे मांगनी पड़ती है वोट। तो उसको मांगने के लिए दूसरी जाति के पास जाना जो वो जो जाति के बीच की जो बाधाएं थी वो तोड़ दी हैं धीरे धीरे करके इसने, ठीक है। ये बात ठीक भी है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी आ गई है कि हाँ वोट सबका समान है, रिप्रेजेंटेशन सबका समान जाएगा, इस तरीके से। इसके बाद चलते हैं प्रोफेसर मॉरिस जोन्स की तरफ। प्रोफेसर मॉरिस जोन्स क्या कहते हैं? इंग्लैंड के थे ये, ठीक है, हिस्टोरियन हैं। इनके अनुसार जो प्रमुख खोज ये है कि इनकी प्रमुख रिसर्च क्या है? रिसर्च कहती है कि राजनीति जातियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है और जाति पहले की तुलना में राजनीति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो ये कह रहे हैं कि राजनीति जातियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो जातियां हैं उनके लिए राजनीति करना वो बहुत जरूरी हो गया है, और जाति पहले की तुलना में राजनीति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि पहले तो जाति को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, लोकतांत्रिक राजनीति में जहाँ पे चुनाव होते हैं
वहाँ पे राजनीति के लिए जाति का महत्व बढ़ गया, क्योंकि वोट चाहिए और एक जाति जो हो वो मोबिलाइज होकर के वोट कर रही है, तो उसका एक ही जगह पे वोट पड़ता है। तो इसीलिए उस वोट को अपनी तरफ करने के लिए जो है राजनीति ने जो है वो जाति को समझना शुरू कर दिया। सीपी भामरी के अनुसार जाति की राजनीति धर्म की राजनीति से बड़ी बुराई है। जाति की राजनीति धर्म की राजनीति से बड़ी बुराई है। इनका ये कथन है कि जाति की राजनीति जो है वो धर्म की राजनीति से बड़ी है। ठीक है। एक बात इनकी ये भी आती है, एक बार पहले भी इनकी कोटेशन आई थी कि राजनीति जो इनकी कम्युनलिज्म के ऊपर थी इनकी एक कोट की, इन्होंने कहा कि भारत में जातीय राजनीति ने जो है वो धर्म की राजनीति को जो है वो बढ़ावा दिया है। क्यों कहते हैं ये इसलिए कह रहे हैं कि भारत में पहले जो है जाति, एक पार्टी जो है वो जाति को प्रेफर करती है, दूसरी पार्टी धर्म को कर लेती है। तो इसलिए ये कह रहा है कि भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स के पीछे कारण है जातीय राजनीति का होना। ठीक है, सीपी भामरी ऐसी बात बोलते। इसके बाद चलते हैं जाति और राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जाति और राजनीति के ऊपर चलते हैं, ये क्या है। अब अभी तक तब बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था। ठीक है, अब देखते हैं। जाति लोकतांत्रिक राजनीति के संगठन के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करती है, यानी कि एक पॉलिटिकली हम बात करें जाति की, तो कास्ट जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर, जब हम लोकतांत्रिक राजनीति की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा बेस तैयार करती है राजनीति के लिए जाति। ठीक है, जाति की पहचान और एकजुटता एक प्राथमिक माध्यम है, यानी कि जाति की पहचान जो है, कोई एक पहचान है किसी जाति की, तो वो अपने आप में एकजुट होने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये पहचान जो है इनके लिए एकजुटता का पहला प्राथमिक माध्यम बन जाती है, जिसके जरिए क्या कि राजनीतिक व्यवस्था में चुनावी और राजनीतिक समर्थन जुटाया जाता है। जिसके जरिए क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था में चुनावी और राजनीतिक समर्थन, यानी कि चुनाव में और पॉलिटिकली समर्थन जो है वो जुटाने की कोशिश की जाती है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाति के माध्यम से। कुछ राजनीतिक दलों के पास प्रत्यक्ष जाति आधार है, यानी कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पास डायरेक्टली उनकी जाति का बहुत बड़ा वोट बैंक है। ठीक है, जैसे बीएसपी पार्टी जो है वो जातिगत आधारित राजनीति पे बेस है। ठीक है, उसको अपनी जाति का वोट चाहिए होता है, इसीलिए ठीक है प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट उनके पास ये वोट बैंक है अपनी जाति का। जबकि अन्य कुछ ऐसे भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से जो जाति समूह पर निर्भर करते हैं, जैसे कि बीजेपी पार्टी भी करती है, जैसे आप देखते हैं सपा पार्टी भी करती है, समाजवादी पार्टी। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हरियाणा में आईएनएलडी जो है या फिर जेजेपी जो है, ये भी वोट बैंक इनका भी जाति के आधार पर चलता है। ठीक है, जैसे एलएसपी जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, राजकुमार सैनी वाली। ठीक है, उधर जैसे आप हनुमान बेनीवाल को देखते हैं, पार्टी का नाम याद नहीं आ रहा, मैं हनुमान बेनीवाल को देखते राजस्थान में, उनकी पार्टी देखिए आप। सारी पार्टियाँ इसी तरीके से इनडायरेक्ट। कांग्रेस भी बहुत सारे काम करती है इसी मामले में, कांग्रेस को भी बहुत सारी जगहों पे वोट चाहिए होता है इनडायरेक्ट लेवल पे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या चलता है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो हैं वो ज़्यादातर इसी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, यानी कि जो हम बात बता रहे थे वही बातें ये कह रहे हैं, यानी कि जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टी जिसके अंदर सपा है, जिसके अंदर जेजेपी है, आईएनएलडी है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, या आप आरजेडी, जेडीयू, इनकी बात जब आप करेंगे तो ये क्षेत्रीय दल हैं। और ये सारे के सारे किस चीज़ के ऊपर बेस हैं, जाति, अपनी जाति से प्रभावित हैं। ठीक है, ज़्यादातर जहाँ पे बीएसपी अनुसूचित जातियों के समर्थन पर निर्भर है, वही अन्ना द्रमुक तमिलनाडु के ब्राह्मण विरोधी राजनीतिक दल हैं, यानी कि ये ब्राह्मण विरोधी राजनीतिक दल हैं। कौन? डीएमके, एआईडीएमके। ठीक है, ये वाले दल। तो डीएमके कब बना था? ये बना था 1949 में, एआईडीएमके बना था 1972 में। आपको डेट देख लेनी है एक बार। ठीक है, बिल्कुल ठीक होगी तो आप चेक कर लेना इनको। जाति ने सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित किया। जाति जो हो सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसको हमेशा इफेक्ट करते आई है। उदाहरण के लिए अभी आप देखेंगे जाति के पक्ष में आरक्षण की नीति, वो क्यों है? क्योंकि जातियों का वोट बैंक बढ़ा है। ठीक है, जातियों के वोट बैंक के कारण अकेला ये नहीं है, जिन लोगों ने आरक्षण दिया वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे,
ठीक है। उन्होंने ये भी इसलिए भी दिया था कि ये लोग पिछड़े हुए हैं, इनको आगे लाया जाए, ठीक है, इनको सहारा लगाया जाए, धक्का लगाया जाए कि आगे बढ़ जाएं, ठीक है, वो भी है। फिर चुनाव और मतदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि चुनाव जो है, चुनाव के अंदर जो है जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग में बहुत बड़ा रोल होता है जातियों का, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका उपयोग जो है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा समर्थन जुटाने के लिए, यानी कि हम जब जातिगत वोट की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया के अंदर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्बन में कम देखने को मिलता है, लेकिन अर्बन में भी खूब है, खूब जम के होता है। आप कभी भी देखेंगे तो हरियाणा में भी आप देखते हैं तो हरियाणा में भी जो है अर्बन एरियाज़ के अंदर आजकल आज के समय की राजनीति वो चल रही है, ठीक है, लेकिन रूरल में कभी से चलती आ रही है। इसके बाद एक थिंकर है जीएस घुर्रे। जीएस घुर्रे, ये आपको नाम याद रखना है। ये जो इंडियन कास्ट सिस्टम है, भारत में जो जाति व्यवस्था है, उसकी 6 फीचर बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं इनकी इन बातों को। पहला है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सेगमेंटल डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पे जो है डिवीजन है सोसाइटी के अंदर, ये जाति जो है डिवीजन करती है, ठीक है, काम किसका क्या है, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, किसकी क्या रैंक है, किसका क्या मतलब है, ठीक है, ये डिवीजन करती है सोसाइटी में लोगों का आपस में, ठीक है। दूसरा हायरार्की, हायरार्की बनाती है कि सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे, जैसे सबसे ऊपर कौन होगा, ब्राह्मण, उसके नीचे कौन होगा, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा वैश्य, उसके बाद कौन होगा, शूद्र। ये इस तरीके से हायरार्की बनाती है, ये सुप्रीम है, ये उसके नीचे है, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ठीक है, ऐसे। फिर होता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन। ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल इंटरेक्शन की रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपस में कम्युनिकेशन नहीं करने देती है जाती, रिस्ट्रिक्शंस हैं एक दूसरे के अंदर जाने पे। फिर होता है इसके बाद सिविल एंड रिलीजियस डिसपार्टीज, ठीक है, सिविल एंड रिलीजियस यानी कि नागरिक और धार्मिक बंधनों की बात है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि यहाँ पे जो है ऑक्यूपेशन जो है, व्यवसाय डिसाइड करने में जो है आप क्या काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, ये आपकी जाति बताती है, ठीक है। जाति बता रही कि इसके आधार पे आप काम करेंगे, जैसे ब्राह्मण क्या काम करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा, शूद्र क्या करेगा। फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज, मैरिज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अपनी ही जाति में शादी कर पाएंगे, दूसरी जाति में नहीं कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आपके लिए ये 6 की 6 चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 6 की 6 को आपको याद रख लेना है। इसके बाद है लुईस डुमोंट। लुईस डुमोंट, लुईस डुमोंट का नाम याद रखना है, वो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसके बारे में बात करते हैं। इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है होमो हायरार्की द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, पेपर में आ सकती है और पहले आई भी है ये किताब। होमो हायरार्कीकस द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन 1966 में आती है। It describes caste system as the unique system of social stratification found in India and based on the principle of purity and pollution। देखिए, जो कास्ट सिस्टम है ये कहता है कि भारत में जो है कास्ट सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है, ठीक है। ये डिस्क्राइब कास्ट सिस्टम एज द यूनिक सिस्टम, एक यूनिक सिस्टम की तरह बात करता है, जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को खोज के दिखाता है, जिसके अंदर क्या चीज़ होती है, किसके ऊपर बेस होता है, जिसके अंदर एक प्रिंसिपल काम करता है प्योरिटी का और पोल्यूशन का। प्योरिटी का मतलब है कि कौन प्योर है, शुद्ध अशुद्ध वाली बात जो है वो करता है कि शूद्र जो है वो अशुद्ध हैं, ठीक है, वैश्य शुद्ध हैं, क्षत्रिय शुद्ध हैं, ब्राह्मण सबसे सुप्रीम है, ये और ज़्यादा शुद्ध है। इस तरीके से डिसाइड करता है, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करता है और प्योरिटी की बात करता है कि ये प्योर कौन है, ठीक है। तो ये कहते हैं लुईस डुमोंट, कास्ट इज रिजिड सिस्टम एंड देयर इज नो सोशल मोबिलिटी। ये कहता है कि बहुत रिजिड सिस्टम है, इसके अंदर आप एक कास्ट से दूसरी कास्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये सोशल मोबिलिटी का काम हो रहा है, ठीक है, कि आपको एक ही कास्ट में रहने की बात करता है, ये दूसरी कास्ट में नहीं जाने देता है, ठीक है। एम एन श्रीनिवासन क्या कहते हैं,
एम एन श्रीनिवासन क्या कहते हैं? एम एन श्रीनिवासन की एक किताब है कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार 1996। एम एन श्रीनिवास की किताब है। ही चैलेंज दुमोंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट। ये लुई दुमोंट जो बात करते हैं, लुई दुमोंट ने क्या कहा था? ये ये लुई दुमोंट कह रहे हैं कि ये प्यूरिटी बेस्ड सिस्टम है, कि यहाँ पे जो है शासन करने में जो है ब्राह्मण सबसे सुप्रीम है, क्षत्रिय उसके बाद आता है, वैश्य उसके बाद है और शूद्र उसके बाद है। ये एक सिस्टम है भारत में, ठीक है। ये लुईस दुमोंट ने कहा था, ठीक है। लुई दुमोंट यही कहते हैं कि ब्राह्मण भारत में सबसे सुप्रीम माना जाएगा, क्षत्रिय उससे नीचे है, वैश्य उसके नीचे और शूद्र उसके नीचे है, इस तरीके से कहा। तो ये इनकी इस अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट इंडियन कास्ट सिस्टम इज एक्सट्रीमली रिजिड, ठीक है। ये कहता है कि इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट इंडियन कास्ट सिस्टम इज एक्सट्रीमली रिजिड, कि इंडियन कास्ट सिस्टम जो बहुत ज़्यादा रिजिड है, कि वो इस तरीके से ही काम करता है कि हर जगह पे ब्राह्मण सुप्रीम होगा, क्षत्रिय सुप्रीम होगा, वैश्य और शूद्र, इस तरीके का ही जो है हमें जो हायरार्की देखने को मिलेगी। लेकिन एम एन श्रीनिवास कहते हैं ये गलत है, ये सही नहीं। ही गिव्स संस्कृताइजेशन थ्योरी। एम एन श्रीनिवासन जो है वो संस्कृताइजेशन की थ्योरी देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृताइजेशन की थ्योरी कौन देता है? तो संस्कृताइजेशन की थ्योरी देते हैं। ये कहते हैं कि लो कास्ट इंडिविजुअल इम्यूलेट द प्रैक्टिसेज ऑफ हायर कास्ट मेंबर्स टू राइज देयर स्टेटस। ये कहता है कि भारत के अंदर जो लो कास्ट हैं वो इंडिविजुअल तौर पे प्रैक्टिस करती हैं हायर कास्ट मेंबर की जो स्टेटस है उनको। यानी कि मान लीजिए कि कुछ लोग खेती करते हैं, मान लीजिए कुछ जातियां जो है वो खेती करती हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर का काम करती हैं, तो उनके साथ जो जातियां रहती हैं, दूसरी जो जातियां रहती हैं, वो अपने आप आगे बढ़ाने के लिए वही काम शुरू करती हैं जो इन वाला काम शुरू होता है। कौन सा काम शुरू करती है? जो इनकी तरह ही काम होता है, यानी कि वो भी एग्रीकल्चर को अपना लेती हैं, ठीक है, वो भी जो है एग्रीकल्चर के काम को अपनाती हैं। जैसे लुई दुमोंट कह रहे थे कि एक दूसरे का काम नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे जो लोअर कास्ट वो संस्कृताइजेशन करती है, जो अपर कास्ट हैं उन कास्ट की जो प्रैक्टिसेज हैं, सोशल प्रैक्टिसेज हैं, उनको अपनाना शुरू करती है, ठीक है, उनकी तरह काम करना शुरू करती है, उन्हीं की जो सोशल प्रैक्टिस है उनको यूज़ करती हैं। जैसे आप कई गांव में देखेंगे तो वहाँ पे जिस तरीके का रहन सहन, खान पान, उन चीज़ों को अपनाना शुरू कर देती हैं कास्ट, ठीक है, आपस में। यानी कि नीचे वाली कास्ट जिनको हम समझ रहे हैं, ठीक है, जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगी। उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का मतलब है कि जैसे हमने एग्रीकल्चर की बात की तो दूसरी भी कास्ट सोचती कि हम भी एग्रीकल्चर शुरू कर दें, ठीक है। मान लीजिए कोई ब्राह्मण का काम करता है तो कोई सोचता है कि हम भी ब्राह्मण का काम शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो सोचते कि हम इनकी तरह हो जाएंगे। जैसे वो धोती कुर्ता पहनते हैं तो सोचते हम भी इनकी तरह धोती कुर्ता पहनना शुरू करते हैं। संस्कृताइजेशन, अपनी संस्कृति चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि जैसे ये बोलते हैं, जैसे ये भाषा बोलते हैं, हम भी इन्हीं की तरह भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से उनका संस्कृताइजेशन होता है। एक चीज़ कहते हैं यहाँ पे एम एन श्रीनिवासन, ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। डोमिनेंट कास्ट का मतलब ये है कि जैसे लुई दुमोंट कहते थे ना कि एक ही कास्ट के सिस्टम के अंदर हम रहेंगे, यहाँ पे कहता है एम एन श्रीनिवासन कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे एरिया वाइज डोमिनेंस है, ब्राह्मण का हर जगह डोमिनेंस नहीं है। ये जहाँ पे मेजोरिटी में है वहाँ पे इनका डोमिनेंस है, लेकिन ये कहता है कि जहाँ जिसका डोमिनेंस है वो डोमिनेंस करते हैं, वो आगे बढ़े रहते हैं। जैसे कि हरियाणा में जो है क्षत्रिय कास्ट मानते हैं अपने आप को, जाट, ठीक है, और डोमिनेंस कौन करता है यहाँ पे? जाट करते हैं। जैसे आप राव बेल्ट में जाएंगे, अहिरवाल बेल्ट में जाएंगे, वहाँ पे यादव हैं, यादव डोमिनेंस करता है, वहाँ पे कोई जाति दूसरी डोमिनेंस नहीं करती है, वो डोमिनेंस करती है, वो सुप्रीम है। यहाँ इधर जाट सुप्रीम है। यूपी में जाएंगे यादव सुप्रीम हो रहे हैं, कहीं पे आप जाएंगे मराठा सुप्रीम है, कहीं आप जाएंगे द्रविड़ सुप्रीम है, कहीं आप जाएंगे रेड्डी सुप्रीम है। तो इस तरीके से कहता है कि ब्राह्मण हर जगह सुप्रीम नहीं है। कहीं पे हो सकता है कि वैश्य सुप्रीम हो, कहीं पे हो सकता है क्षत्रिय सुप्रीम हो, कहीं पे हो सकता है
शुद्ध सुप्रीम हो, कोई ना कोई कास्ट जहाँ पे उन्हीं के बेस पे उन्हीं का राज चलता हो। तो ये कहता है कि डोमिनेंस करने वाली कास्ट होती हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस मजबूत हो, संख्या ज़्यादा हो, पॉलिटिकली बहुत मजबूत हो, वो डोमिनेंस करते हैं। ब्राह्मण हर जगह डोमिनेंस नहीं करता है। तो ये डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट है कि कास्ट डोमिनेट करती हैं यहाँ पे, कि जिसकी संख्या भारी वो उतना ही पावरफुल हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये एम एन श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये कहते हैं कि कास्ट सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द रीजन, मतलब कि कास्ट जो है वो हर जगह पे एक यूनिफॉर्म में नहीं कि ब्राह्मण से नीचे तक की ये बात रहेगी। ही डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट कास्ट आर डोमिनेंस, यानी कि अलग अलग एरिया में अलग अलग कास्ट जो वो डोमिनेंस करती हैं। इसके बाद चलते हैं हम रजनी कोठारी क्या कहते हैं। रजनी कोठारी की तरफ बढ़ते हैं। रजनी कोठारी क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये इनकी किताब है। ठीक है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि जाति व्यवस्था, वो जो मैं कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया कह रहा था वो यही नाम है किताब का, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये नाम है उस किताब का। ठीक है, पूरा नाम ये जो है ये है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें जाति व्यवस्था और राजनीति के बीच पारस्परिक क्रिया के 3 पहलुओं की ओर संकेत किया है, यानी कि जो जाति की व्यवस्था है और जो राजनीति है उनके बीच में किस तरीके का जो है रिलेशन है, किस तरीके का फंक्शन होता है, उसके ऊपर बात की। 3 एस्पेक्ट हैं, 3 पहलू हैं। पहला है सेकुलर डायमेंशन, दूसरा है इंटीग्रेशन डायमेंशन, तीसरा है डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कहता है कि राजनीति में जो है ये 3 पहलू हैं जो जाति व्यवस्था और राजनीति के बीच में आपस में रिलेशन की बात करते हैं, सेकुलर डायमेंशन। ठीक है, यानी कि जो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो ये बात करते हैं रजनी कोठारी, ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष आयाम है, कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट को तवज्जो देती है, यहाँ पे वो इसको नहीं छोड़ सकती है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि ये सेकुलर होके बात करते हैं। ठीक है, सेकुलर होके बात करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं एकीकरण आयाम, यानी कि इंटीग्रेशन, यानी कि ये जोड़ने की बात करते हैं। फिर यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तोड़ने की बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको वोट चाहिए होता है राजनीति में। तो राजनीति जो है इंटीग्रेट करती है जाति को। ठीक है, कास्ट जो है कास्ट को इंटीग्रेट करती है और सेकुलर बनाती है इनको। इसके बाद है चेतना कायम, चेतना यानी कि जाति चेतना के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करती है, यानी कि कास्ट कॉन्शियसनेस जब आती है लोगों के अंदर कि फलानी कास्ट है, मेरी कास्ट का व्यक्ति है, जब ये कॉन्शियसनेस आती है, जाति की कॉन्शियसनेस आती है, कास्ट कॉन्शियसनेस आएगी, तो वहाँ पे जो है वो राजनीति में प्रवेश कर जाएगी उस समय पे कि हाँ मेरी जाति को वोट करेंगे तो पॉलिटिकल पावर मिलेगी, मेरा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे पहुँचेगा। तो इसलिए जो है कास्ट कॉन्शियसनेस जो है वो तीसरा पहलू है एक राजनीति के अंदर। उसके इनके अनुसार जो है जाति और भारतीय राजनीति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स एंड कास्ट एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। और इस प्रक्रिया में जाति कई पारंपरिक विशेषताओं को दूर हो जाती है, यानी कि जाति कई पारंपरिक विशेषताओं से दूर हो जाती है। यानी कि पारंपरिक विशेषताएं क्या हैं? पारंपरिक विशेषताएं यही थी कि हम जो है सोसाइटी के अंदर ये देखते थे कि एक जाति दूसरी जाति को अपने पास नहीं बैठने देती थी, एक जाति दूसरी जाति के घर नहीं जाती थी, एक जाति जो है दूसरी जाति को पानी तक नहीं पिलाती थी, एक जाति दूसरी जाति को जो है रिस्पेक्ट नहीं करती थी। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स जब जाति के साथ जुड़ी है तो उसके साथ में क्या कि पारंपरिक विशेषताएं धीरे धीरे खत्म हो गई और आधुनिक विशेषताओं को अपनाना शुरू कर रही है कि एक साथ काम भी करते हैं, एक साथ पानी भी पीते हैं, एक साथ रहते भी हैं, एक साथ खाते भी हैं। ठीक है, एक साथ खड़े भी होते हैं। ठीक है, एक साथ पढ़ते भी हैं। ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो वो जो इस प्रक्रिया को जाति का राजनीतिकरण कहते हैं। ये कहते हैं कि इससे क्या है, इसी प्रोसेस को जो है ये जाति का राजनीतिकरण है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाति का राजनीतिकरण हो गया है कि वो राजनीतिक हो गई है जाति। इसी प्रकार भारतीय राजनीति भी जाति से प्रभावित होती है। तो भारत की जो राजनीति है वो भी जाति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है, जिससे क्या होता है कि आधुनिकता और परंपरा का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि जो परंपराएं थी वो ट्रांसफर हो रही हैं किसमें, मॉडर्निटी के अंदर, और मॉडर्निटी जो है वो परंपराओं के साथ जो है वो जुड़ रही है। इसी से क्या है कि राजनीति जो है वो जाति से प्रभावित और जाति जो है वो राजनीति को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ये इनकी बात है। देखिए यही चीज़ें हैं। ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन कास्ट इज ए फैक्टर ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल एंड ब्रिंगिंग देम इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि जाति जो है
वो एक ऐसा पहलू है जो लोगों को जोड़ने में सहयोग करता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनका मोबिलाइजेशन करता है, उनका ध्रुवीकरण करने में सहयोग करता है। कास्ट हैज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिक्स बट हैज ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाई पॉलिटिक्स। देखिए, कास्ट हैज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट जो जाति सिर्फ पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती है बट ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई पॉलिटिक्स, राजनीति से खुद भी प्रभावित होती है। और जाति जो है राजनीति को प्रभावित भी करती है और राजनीति से प्रभावित भी होती है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। इसके बाद रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो है वो क्या कहते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बुक है परस्यूट ऑफ लक्ष्मी एंड द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, ये वही किताब है, इसका पूरा नाम है परस्यूट ऑफ लक्ष्मी एंड द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये पूरी किताब है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, याद रखनी है आपको। परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये पूरा नाम है इस किताब का। पूरा नाम ही पूछा जाता है कई बार किताब का, ठीक है। इसके बाद इसमें कहते क्या है, द टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ कास्ट मोबिलाइजेशन, दो तरीके का कास्ट मोबिलाइजेशन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसमें वर्टिकल में क्या कि लोअर कास्ट आर ले बाय द अपर कास्ट एंड इन द प्रोसेस से गेट सम कंसेशन, ठीक है। लोअर कास्ट आर बाय द अपर कास्ट के द्वारा जो है लोअर कास्ट को जो है अपनी प्रोसेस में कुछ कंसेशन दिए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ये वर्टिकल है इस तरीके वाला, ठीक है। इसके अंदर रिजिडनेस को खत्म किया जा रहा है, ये कहता है कि रिजिडनेस खत्म हो जाती है और कुछ कंसेशन होते हैं, ठीक है। कंसेशंस के अंदर क्या है कि इनको कुछ रियायतें मिल गई हैं, ये ऊपर पहुंच रही हैं लोअर कास्ट, तो अपर कास्ट जो है उसको पॉलिटिकली तौर पे अपने साथ जोड़ रही है, मॉडर्निटी के अंदर जा रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन कैसे, ये इस तरीके से होता है, व्हेन लोअर कास्ट डेवलप देयर ओवन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब ये खुद का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती हैं, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अपर कास्ट, तो यहाँ पे क्या है कि ये अपर कास्ट से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, यानी कि इनको अपर कास्ट के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये इनसे अलग हो जाती हैं और पॉलिटिकली तौर पे ये मजबूत बन जाती हैं कि ये यहाँ पे अपनी कास्ट के साथ में जुड़ के अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रही है। अगर ये वोट नहीं करेंगे तो ये जीत नहीं पाएंगे, और इनको नहीं जिताना है तो इसका मतलब ये खुद जीत जाएंगे। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल के कारण जब ये संघ बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, उसी के कारण जो है इनको रियायतें भी दी जाती हैं, उसी से वर्टिकल मोबिलाइजेशन भी उभर करके आता है, ठीक है। इसके बाद अदर इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, कास्ट को लेकर के कुछ और भी काम हुए हैं, किसी ने कई चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो क्या हैं। सबसे पहले आते हैं निकोलस बी ड्रिक्स, कास्ट ऑफ माइंड किताब है इनकी, निकोलस बी ड्रिक की कास्ट ऑफ माइंड्स, कॉलोनाइजेशन एंड मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, 2001 में किताब आई थी, इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद जीएस घुर्रे जो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक है, 1932 में इनकी किताब आई थी। इसके बाद है आईटी सूजन बेली, इनकी किताब है कास्ट सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, 1999 में। इसके बाद है क्रिस्टोफर जेफरलो की किताब है इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ लो कास्ट इन नॉर्थ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन, ठीक है। ये वोटिंग बिहेवियर को लेकर के है। इसके बाद प्रताप भानु मेहता की किताब है द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, 2003 में ये किताब आई थी, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, प्रताप भानु मेहता, ठीक है। ये जो कुछ किताबें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कास्ट को लेकर के, ये जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कास्ट का टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारे टॉपिक आते हैं दलित आंदोलन के ऊपर, दलित टॉपिक क्या कहता है, ठीक है, और दलित आंदोलन भारत में कैसा रहा है, और दलित आंदोलन की पॉलिटिक्स कैसी रही है, कौन कौन से मूवमेंट रहे हैं दलित आंदोलन के, ठीक है, जो कास्ट से ही जुड़े हुए हैं। आज़ादी के बाद दलित आंदोलन कौन से, आज़ादी से पहले कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी काफ़ी लंबा पड़ेगा ये, तो इसको अभी छेड़ना ठीक नहीं है, तो हम जो है दलित आंदोलन को जो है अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। हम कास्ट पॉलिटिक्स को अभी तक जितने भी वर्क हुए हैं, जितने भी उनके बारे में कोटेशन है, किसी ने क्या बोला है, ठीक है, और कास्ट कैसे भारत के अंदर राजनीतिक तौर पे काम करती है और राजनीति किस तरीके से कास्ट के अंदर काम करती है, उन सब चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।